नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे जय उत्तराखंड, शहीदों को नमन। रामपुर तिराहा कांड की आज 29वीं बरसी है। उत्तराखंड के लोगों के लिए ये वो काला दिन है जिसको उत्तराखंड वासी शहादत के रूप में याद करते हैं। दरअसल रामपुर तिराहे पर 1 अक्टूबर 1994 की रात से लेकर 2 अक्टूबर 1994 की सुबह तक राज्य आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाई गई थी। पुलिस फायरिंग में 7 राज्य आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। बता दें कि 2 अक्टूबर 1994 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे में आज ही के दिन उत्तराखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर बस से दिल्ली जा रहे थे। आंदोलनकारी दिल्ली में लाल किला में 2 अक्टूबर को प्रस्तावित रैली में भाग लेने के लिए जा रहे थे। इस दौरान रामपुर तिराहे पर आंदोलनकारियों को रोककर उनके दिल्ली जाने पर बाधा डाली गई। आंदोलनकारियों ने इसका विरोध किया और इस दौरान पुलिस की फायरिंग और लाठीचार्ज में 7 आंदोलनकारियों की मौत हो गई, वहीं कई लापता भी हो गए। रामपुर तिराहा कांड की बरसी के मौके पर आज पूरा उत्तराखंड शहीद राज्य आंदोलनकारियों को नमन कर रहा है, उनकी शहादत को याद कर रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने भी शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर कहा है कि सरकार राज्य आंदोलनकारियों के सपने को साकार कर रही है और इस दिशा में सरकार काम कर रही है। वहीं राज्य आंदोलनकारियों का यह कहना है कि 29 साल बाद भी राज्य आंदोलनकारियों के सपने साकार नहीं हो पाए हैं। आंदोलनकारियों को 29 सालों के बाद भी न्याय नहीं मिल पाया है। रामपुर तिराहा कांड के दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सवाल यह है कि आखिर राज्य गठन के बाद उत्तराखंड ने इतने सालों में क्या खोया और क्या पाया। आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए आज के हमारे इस खास रिपोर्ट पर। रामपुर तिराहा कांड की आज 29वीं बरसी है। उत्तराखंड के लोगों के लिए ये वो काला दिन है जिसको उत्तराखंड वासी शहादत के रूप में याद करते हैं। दरअसल रामपुर तिराहे पर 1 अक्टूबर 1994 की रात से लेकर 2 अक्टूबर 1994 की सुबह तक राज्य आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाई गई थी। पुलिस फायरिंग में 7 राज्य आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। बता दें कि 2 अक्टूबर 1994 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा में आज ही के दिन उत्तराखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर बस से दिल्ली जा रहे थे। आंदोलनकारी दिल्ली में लाल किला में 2 अक्टूबर को प्रस्तावित रैली में भाग लेने जा रहे थे। इस दौरान रामपुर तिराहा पर आंदोलनकारियों को रोककर उनके दिल्ली जाने पर बाधा डाली गई। आंदोलनकारियों ने इसका विरोध किया। इस दौरान पुलिस की फायरिंग व लाठीचार्ज में 7 आंदोलनकारियों की मौत हो गई, वहीं कई लापता हो गए। आज पूरा उत्तराखंड शहीद राज्य आंदोलनकारियों को नमन कर रहा है, उनकी शहादत को याद कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर कहा कि सरकार राज्य आंदोलनकारियों के सपने को साकार कर रही है। इस दिशा में सरकार कार्य कर रही है। 2 अक्टूबर जहां उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए मुजफ्फरनगर में एक ऐसा कांड हुआ जिसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। इतना क्रूरतम था। इस प्रकार से हमारी माताओं बहनों के साथ, हमारे नौजवान साथियों के साथ जो अलग राज्य की प्राप्ति के लिए आंदोलन कर रहे थे, उन सभी को भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके आंदोलन के कारण, उनकी शहादत के कारण हमको राज्य प्राप्त हुआ और उनके सपनों का राज्य बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण में हम सभी का आह्वान करते हैं कि सभी लोग आगे आएँ और उनके सपनों के, हमारे शहीदों के, आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना। एक तरफ
तरफ जहां मुख्यमंत्री राज्य आंदोलनकारियों के सपने को साकार करने की बात कह रहे हैं, तो दूसरी ओर राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि 29 साल बाद भी राज्य आंदोलनकारियों के सपने साकार नहीं हो पाए हैं और न ही न्याय मिल पाया, क्योंकि रामपुर तिराहा कांड के दोषियों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। राज्य की स्थायी राजधानी अब तक नहीं बनी। राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए कोई ठोस नीति नहीं। सशक्त भू कानून, लोकायुक्त के गठन समेत कई परिकल्पनाएं राज्य आंदोलनकारियों की पूरी नहीं हुई हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि राज्य गठन के बाद राज्य का काफी विकास हुआ है, जबकि कांग्रेस कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। देखिए, राज्य आंदोलन के पीछे की जो भावना थी, राज्य आंदोलन के दौरान जो शहीदों ने अपनी शहादतें दी, और आप देखिए कि उसके बाद भी अभी तक जो है राज्य आंदोलनकारी 10% क्षैतिज आरक्षण के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सरकार उन को तारीख पर तारीख दे रही है, बहाने पर बहाने बना रही है। इसको देख के बड़ा दुख होता है कि जिन लोगों ने राज्य आंदोलन की वास्तविक लड़ाई लड़ी, आज उन्हीं को जो है संघर्ष करना पड़ रहा है। और जहां तक विकास की बात है, मैं ये नहीं मानता कि पूरा विकास नहीं हुआ, लेकिन जो विकास होना चाहिए था, क्योंकि उत्तराखंड से पलायन रुकना चाहिए था, उत्तराखंड के नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए था, उस मामले में जो है कोई खास प्रगति नहीं हुई। और हमारे बेरोजगारों को अभी भी जो है संघर्ष करना पड़ रहा है, उनको लाठी डंडे खाने पड़ रहे हैं। 270 लोग प्रतिदिन उत्तराखंड से पलायन कर रहे हैं, ये पलायन आयोग की रिपोर्ट कहती है। इससे निश्चित तौर पर देखिए, आज हम लोग जहां एक तरफ लाल बहादुर शास्त्री और बापू को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, निश्चित रूप में उन्हीं के आदर्शों को लेकर इस राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी। हम लोग बिल्कुल गांधीवादी तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे। इस बात की पीड़ा आज भी एक दंश हमारे दिल में, दिमाग में है कि 29 साल बाद हमें अभी तक वो न्याय नहीं मिल पाया। यहाँ तक कि जिनके लिए न्याय मांगना था, कईयों के माता पिता भी दिवंगत हो गए हैं। तो ये मतलब कहीं ना कहीं टीस वाली बात है कि जिनको न्याय मिलना था, सुनना था, वो भी लोग यहाँ से चले गए, वो खुद अपने आप में अतीत में चले गए। तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के नाते जो हम लगातार न्याय दो, जवाब दो के हिसाब से हम लोगों ने कई बार हमने इसमें यात्रा करी, कई बार हमने इसमें आक्रोश व्यक्त करा, यहाँ तक कि हमने इसमें धरना प्रदर्शन किया लगातार। भाई, निर्भया को 6 महीने से 8 महीने के अंदर न्याय मिला, लेकिन मैं CBI से आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ, मैं उस न्याय व्यवस्था से मांग करता हूं कि आप जैसे और चीज़ों में स्वतः संज्ञान लेते हैं, इसमें स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है? आखिर हम लोग गांधीवादी तरीके से इस राज्य की मांग कर रहे थे। अगर आप स्वयं महसूस करें कि 2002 में उत्तराखंड कहाँ था, क्योंकि एक अंतरिम सरकार आई थी, अंतरिम सरकार के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ नहीं थी। 2002 में पहली लोकप्रिय सरकार आई, उससे अगर आप 2002 से पहले के उत्तराखंड की तुलना आज के उत्तराखंड से करेंगे तो आपको स्वयं महसूस हो जाएगा कि हर गांव को तकरीबन सड़क से जोड़ना मुश्किल से इस राज्य में 5% गाँव 57 आज़ादी के 57 साल में सड़कों से जुड़े थे। मुश्किल से 15% गाँवों का विद्युतीकरण हुआ था, आज 100% गाँवों का विद्युतीकरण। इसके अलावा सभी गाँवों को सड़क से कनेक्टिविटी, इसके अलावा जो पानी की जो हमारी योजनाएं थी, मुश्किल 12-13% लोगों को हम पानी पहुंचाने में सफल। कुल मिलाकर रामपुर तिराहा कांड के दोषियों को 29 साल बाद भी सजा न मिलने से राज्य आंदोलनकारियों में टीस है। हालांकि ये मामला कोर्ट में है, जिस पर समय समय पर सुनवाई भी हो रही है। वहीं राज्य आंदोलनकारी राज्य की अब तक स्थायी राजनीति, सशक्त भू कानून, राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए ठोस रोजगार नीति, लोकायुक्त के गठन समेत तमाम मांगों के पूरा न होने से नाराज है। देखना होगा क्या सरकार राज्य आंदोलनकारियों के सपने को साकार कर पाती है या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और आज देवभूमि के दंगल में इसी मुद्दे को लेकर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले इनसे आपको हम रूबरू कराते हैं। हमारे साथ में रविंद्र कुमार जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से है। शेषपाल सिंह बिष्ट जी हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से। विपिन खन्ना जी हमारे साथ में अभी भी जुड़े हैं, प्रदेश प्रवक्ता है, आम आदमी पार्टी की ओर से। अनिल थपलियाल साहब जुड़ चुके हैं, केंद्रीय प्रवक्ता UKT की ओर से। स्वागत आपका भी सर। आगे हमारे साथ में प्रमिला रावत जी भी जुड़ेंगी, जो कि राज्य आंदोलनकारी हैं, उनको भी चर्चा में अपनी जोड़ेंगे। लेकिन शुरुआत
बात रविंद्र कुमार जी के साथ करेंगे। रविंद्र जी, शहीद आंदोलनकारियों को आज याद भी किया जा रहा है, उन्हें नमन किया जा रहा है, उनकी शहादत के लिए खुद मुख्यमंत्री अहम कदम उठा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन शहीदों के दोषियों को सजा कब मिलेगी? इतने साल हो गए, लोगों ने इस प्रदेश के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने में पीछे नहीं हटे थे, लोगों ने अपनी जान की बाजी तक लगा दी थी, लेकिन इस राज्य ने क्या पाया, क्या खोया, कहां पर खड़ा है आज उत्तराखंड? आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? क्या कम से कम इस चीज को नहीं सुनिश्चित कराया जाना चाहिए सभी सरकारों की ओर से? वर्तमान में आप इसलिए आपसे सवाल कर रहे हैं कि जो लोग इस शहादत के पीछे जिम्मेदार थे, जिनकी वजह से इन आंदोलनकारियों की जानी गई थी, उन्हें सजा हो। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं उत्तराखंड के उन वीर शहीदों को नमन करूंगा और उन माता बहनों को याद करूंगा जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। ऐसे लोग भी जो लापता हुए इस एक आंदोलन के लेके अपनी डिमांड को लेके दिल्ली घेराव जो जा रहे थे, और साथ में आज लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मैं आज उन्हें भी याद करूंगा, उन्हें भी नमन करूंगा। देखिए, एक काला अध्याय था आज का वो दिन, मुझे अच्छे से याद है। मैं छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ था, छात्र जीवन। ठीक है रविंद्र जी, एक सेकेंड आपको रोकते हैं। रविंद्र जी प्लीज, बाकी के जो मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए खुद को म्यूट रखें। हम जब उनके पास जाएंगे उस वक्त अनम्यूट करें ताकि बाकी की जो आवाज है वो ना आए। रविंद्र जी। हाँ, तो जिस प्रकार से देखिए, मेरे को आज भी याद है कि मैं उस समय छात्र राजनीति में था, छात्र था, और जब मुझे ये पता लगा तो मुझे गहरा आघात हुआ था। आप यकीन मानिएगा कि हमने कुछ, मेरे साथ के उस समय के लड़के थे, हम ये क्लेमेंट टाउन में रहते हैं, मोबे वाला में हमने जाम लगाया, बंद किया, आक्रोश दिखाया। ये एक विषय था जो मैंने बताया। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उत्तराखंड के उन शहीदों को, उन क्रांतिकारियों की वजह से आज हमें एक अलग राज्य का निर्माण हुआ, अलग राज्य प्राप्त हुआ। उसमें तमाम ऐसे संगठन, तमाम ऐसे लोग, ऐसे घरों के, परिवारों के लोग थे जिनकी शहादत, जिनके बलिदान, जिनकी तपस्या की वजह से आज हमें ये एक प्रदेश मिला। और कहीं ना कहीं हमने इस प्रदेश में रहते हुए बहुत कुछ प्राप्त भी किया है, बहुत कुछ पाया भी है, और बहुत कुछ पाने की ओर हम अग्रसर भी हैं, हम आशावादी हैं। ठीक है, हम इस राज्य को अग्रणी राज्य की ओर ले जाने के लिए अग्रसर हैं। इस राज्य को देश के प्रथम राज्य बनाने के लिए अग्रसर हैं। हम इस राज्य से अपने देश की जीडीपी में कितना बड़ा योगदान करेंगे, इसको लेके हम इसके राज्य की विकास को लेके अग्रसर हैं। और कहीं ना कहीं इस राज्य की जो परिकल्पना हमारे शहीदों ने, उस समय के नेताओं ने देखी थी, उसे कहीं ना कहीं हम पूर्ण करने की ओर है। ठीक है, ठीक है। अब ये कितना सच है, खैर ये तो आपके प्रदेश की जनता और आप बेहतर समझते हैं। शिषपाल जी के पास चलते हैं। शिषपाल सिंह बिष्ट हमारे साथ में, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। शिषपाल जी, रविंद्र जी जो कह रहे हैं कितना सच नजर आता है? क्योंकि राज्य आंदोलनकारी शहीद हुए थे, इस राज्य के लिए उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, लेकिन उनके लिए, उनके सपने के लिए अब सरकारें क्या कर रही हैं? कहां पर हैं आप आखिर इतने साल बीत जाने के बाद भी? अनम्यूट कीजिए शिषपाल जी, उसके बाद अपनी बात शुरू करिए। देखिए, राज्य आंदोलनकारियों के सपने किस हद तक पूरे, ये तो आप राज्य आंदोलनकारियों से पूछ लिया। आज 2 अक्टूबर है और उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी आज जो है शहीदों की शहादत के इस दिवस को जो है किस रूप में मनाते हैं। लोगों के मन में पीड़ा है आज भी कि राज्य आंदोलनकारियों के जो दोषी थे, क्योंकि 42 शहादतें इस राज्य आंदोलन में हुई और उनके दोषी आज भी जो है धड़ल्ले से घूम रहे हैं, तो किसी को भी आज तक सजा नहीं हुई, कोई भी फांसी के फंदे पे नहीं झूला। राज्य आंदोलनकारी आज भी चिन्हीकरण की मांग कर रहे हैं। आज वो 10% क्षेत्रीय आरक्षण के लिए कभी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करते हैं, कभी आमरण अनशन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। उन्हें तारीख पे तारीख मिल रही है, नए नए जो है पेज उसकी राह में फंसा दिए जाते हैं। तो ये कौन कर रहा है भैया? ये भी तो राज्य की जनता और आंदोलनकारी भली भांति जानते हैं। और जो मुजफ्फरनगर कांड के दोषी थे, सही, जो राज्य आंदोलनकारियों की शहादत के दोषी थे, आप देखिए उनको पुरस्कृत करने का काम किस सरकार ने किया, किस मुख्यमंत्री ने किया, वो किस पार्टी के थे, वो भी आंदोलनकारी राज्य की जनता जानती है। बड़ी बड़ी बातें करने से जो है सच्चाई नहीं बदल जाती। और आज जो है उत्तराखंड से
270 लोग प्रतिदिन पलायन कर रहे हैं। ये इन्हीं के पलायन आयोग की रिपोर्ट कर रही है कि कोई कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया, ना किसी दूसरी पार्टी। ठीक है, शिषपाल जी की आवाज नहीं आ पा रही है अभी हम तक फिलहाल। आज भी लोग बिजली पानी के लिए जो है सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो साहब, अभी मैं मंत्री जी को सुन रहा था, सुबोध उनियाल जी को, वो कह रहे थे कि 100% बिजली पहुंच गई है। अभी तो आपकी रिपोर्ट आई की थी 6000 गांव आज भी ऐसे जहां बिजली नहीं पहुंची। तमाम लोग आज 6000 गांव जो है रोड कनेक्टिविटी से महरूम है, तभी उत्तराखंड में पलायन हो रहा है। ये पलायन आयोग की रिपोर्ट कह रही है। तो कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? देखिए, दोहरी बात करने से इनका चाल चरित्र चेहरा ही उजागर होता है। पलायन आयोग की रिपोर्ट कुछ कहती है, मंत्री जी जो है शहीद स्मारक पे जाके कुछ कहते हैं। तो सच क्या है ये जनता जानती है। उत्तराखंड के लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, वो जानते हैं कि जो है वास्तविकता क्या है। आज भी जो विकास की तस्वीर दिखाई दे रही है वो धरातल पर नजर नहीं आता। हाँ, वाजपेयियों के भाषणों में खूब अच्छा लगता है, हाँ विकास हो गया, लेकिन जब धरातल पे जाते हैं, जब हमारी जो बंद रोडें जो हैं, रोड कनेक्टिविटी नहीं, जब हम 14 किलोमीटर तक जो है बीमार को कंधे पे लाने के लिए हमारी महिलाएं तक मजबूर हैं, आप बताइए, तब उस विकास की तस्वीर अपना आप दिखती है। अभी बरसात का सीजन निपटा, आपने देखा हमारे छोटे छोटे बेटियां, हमारे छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े गधेरों को जान हथेली पर रख के पार कर रहे थे, वहां पे पुल नहीं। तो ये है विकास की असली तस्वीर जो, और लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं कि साहब 100% सड़कें बन गई, हर गांव तक बिजली पहुंच गई, कोई बेरोजगार नहीं है। तो ये बेरोजगार क्यों लाठी डंडे खा रहे हैं राजधानी की सड़कों में, आप पूछिए ना। वो क्यों अपनी नौकरियां बेचे जाने के आरोप लगा रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं कि भाई जांच करवा दो, लेकिन जो है सीबीआई जांच तक नहीं करवा पा रहे हैं। राज्य में केंद्र में उन्हीं की सरकार है। बेटी अंकिता भंडारी के माता पिता आत्मदाह की चेतावनी देने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यायिक हत्या इस केस की जा रही है। आखिर क्यों? आप दूध का दूध और पानी का पानी करने में क्या दिक्कत है? अगर आपकी ईमानदारी है तो सीबीआई जांच करवा दो। हम तो इतनी बात कह रहे हैं ना, तो इसमें भी परेशानी है। तो राज्य गठन के बाद भी अगर वो उद्देश्य प्राप्त हो गए होते जिनके लिए शहीदों ने अपनी शहादतें दी, तो आज भी राज्य आंदोलनकारी धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे होते, मुख्यमंत्री आवास का घेराव नहीं कर रहे होते, क्योंकि राज्य आंदोलनकारी जो है जागरूक है। उन्होंने इस राज्य आंदोलन के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं उत्तराखंड के जनमानस ने। तो उनके जो सपने हैं वो आज भी अधूरे क्यों हैं भाई? ये तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है और आंदोलनकारी पूछ रहे हैं, सरकार को जवाब देना चाहिए। 10% क्षैतिज आरक्षण के मामले में आप देख लीजिए, जो पहले उनको मिलता था वही दोबारा हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। तो इससे ज्यादा आप बताइए ना चिंताजनक बात क्या हो सकती है? आज भी जो है जी ठीक है शिषपाल जी, आपके पास लौटते हैं और मेहमान हमारे साथ में हैं। अनिल थपलियाल साहब हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी की ओर से, अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। थपलियाल साहब, अगर उत्तराखंड क्रांति दल की बात करें तो उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ किया है इस दल ने। भले ही सत्ता में आने का मौका नहीं मिला सीधे तौर पर, लेकिन ये दोनों ही सरकारें जानती हैं कि अगर सत्ता में रहना है, सरकार में रहना है, तो उत्तराखंड क्रांति दल का साथ कितना जरूरी हो जाता है, और दोनों के साथ लगभग आप रहे भी हैं। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस खास मौके पर, जब 7 आंदोलनकारी आज के दिन शहीद हो गए थे, उनको याद कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, पूरे प्रदेश की जनता भी उनको याद कर रही है, लेकिन उनकी याद में क्या किया जा रहा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको लग रहा है कि उनका जो सपना था उसे साकार करने के लिए सरकारों की ओर से रत्ती भर प्रयास भी किया जा रहा है? जी। सबसे पहले तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, और जैसे कि आपने कहा भी है भी कि रामपुर तिरहा कांड की आज 29वीं बरसी थी। इस पे हमारा दल पूरा और हमारे नवनिर्वाचित केंद्रीय अध्यक्ष मैं स्वयं था, और जो वर्तमान सत्ताधारी हैं मुखिया यहाँ के, वो तक नहीं पहुंच पाई थे। हमने वहां पे श्रद्धांजलि दी है रामपुर तिरहा पे जाकर के। और यूकेडी एक ऐसा दल है कि जब हम वहां पे पहुंचे हैं तो लोगों ने हमको यही जो शब्द आप कह रहे हैं कि आज जो जनता के साथ कंधे से कंधा मिला करके, और सबसे बड़ा योगदान इस पे उत्तराखंड आंदोलन के दौरान इस राज्य के स्थानीय लोगों के साथ अपना रहा है यूकेडी के कार्यकर्ताओं का। ये बड़ी विडंबना है कि हम वहां पे क्या करते हैं। हमने फूल चढ़ाए, अर्पित के, सब कुछ के, पर 23 वर्ष का जब राज्य हो रहा था तो कुछ कहीं ना कहीं हमारी आत्मा वहां पे पूछ रही थी कि हम क्या बोले इनको, कि 22 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और 23 वर्ष में हम 23 वर्ष भी हमारी कोई सरकार, चाहे वो पूर्व सरकारें रही हो, चाहे वो
वर्तमान सरकार रही हो, कोई ऐसा काम रहा हो जो हम उनके सामने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बोले। बातें बड़ी बड़ी होती हैं कि आज ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बातें राष्ट्रीय दल बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन कहने के लिए इनके पास बहुत कुछ है, करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो बता दूं कि राष्ट्रीय दलों में सिर्फ अभी तक भी वहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं पहुंचे थे। हम लोग सुबह जा करके वहां पे उन लोगों को नमन करके और श्रद्धांजलि देकर वापस आ रहे। वहां पे कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति या राष्ट्रीय दल का मैं कहूं कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं था। बातें करनी अलग बात है, उसके बाद हम नहीं जानते कितने लोग गए कितने नहीं गए, लेकिन प्रथम जिनका जो नेतृत्व कर रहे हैं उनका दायित्व बनता है कि जो आंदोलनकारी थे, आज एक शहादत, एक काली रात है। मैं भी उस समय एक छात्र संघ में था 1994, 1 अक्टूबर से मैंने अपने आंखों के सामने लोगों की आंतें निकलती हुई देखी है और इतने बुरे हाल थे कि महिलाओं के साथ वो अत्याचार हुआ है। उस तिरहा पे मेरी उम्र उस समय मात्र जो है 23 साल की थी जब ये काम हुआ था। आज मुझे बहुत अफसोस होता है कि जब हम वहां पे, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जब हम वहां पे गए तो हम उनको क्या बोलते हैं कि हमारा 23 वर्ष में जो 23 वर्ष से राज करते आ रहे हैं वो ये घोटाले रहे या ये बेरोजगारी से ये है, पलायन ये है, वो ये है, ये गिनती करते कि आज राज्य कहां है, क्या बताते हम, आत्मा से क्या बोलते उन लोगों को। कहीं ना कहीं हमें आघात और चोट पहुंची है। हम लोग वहां पे गए थे, बड़े मायूस भी हुए, लेकिन लोगों ने हमारा समर्थन भी दिया, हमको कोसा भी है बात से कि आप लोग क्यों नहीं जग रहे हैं, अब क्या हो गया, कैसा, क्यों, कैसे, किस प्रकार। जब नया नवनिर्वाचित अध्यक्ष हमारा नीचे उतरा तो हमें लगा कि हाँ वास्तविक, स्थानीय जनता को भी लगा कि वास्तविक में जो है यूकेडी अब जो है अपने एक उत्तराखंड राज्य के, जब राज्य के आंदोलन की मांग हो रही थी उस समय राज्य के साथ कंधे से कंधे मिला के चल रही थी, तो आज भी चलेगी। और ये हमने आश्वासन दिया, वहां पर प्रतिज्ञा की है, कसम खाई है कि अब हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे और ना ही राज्य में किसी प्रकार के, चाहे वो राष्ट्रीय दल हो चाहे क्षेत्रीय दल हो, अगर राज्य हित में काम नहीं करेंगे तो हम उनको जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। ये हमने उन श्रद्धांजलियों को श्रद्धांजलि देते हुए हमारे अध्यक्ष ने और हमने वहां पे नमन करते हुए कहा है, क्योंकि हमारे पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। हम बोलते क्या, आप अगर इनकी गिनती करें तो उतनी इनकी उपलब्धियां नहीं है। 9 नवंबर 2000 से लेकर के 2022-23 तक जितने इनके घोटाले हैं उतने इनकी उपलब्धियां नहीं है। ठीक है। और सबसे बड़ी आपदा ये रही जोशीमठ की। जोशीमठ की आपदा इनके पास इतनी बड़ी रही है कि 30,000 लोग प्रभावित हुए, 30 में से 800 लोग जो है बेघर हुए, 400 लोग इन्होंने अपने टेंट लगा करके रह रहे हैं, 400 लोग पनाह ले करके रह रहे हैं, 80 लोगों को, 81 लोगों को विस्थापित किया है। कर्णप्रयाग में नमामि गंगे का प्रोजेक्ट, चमोली में आपको अच्छी तरह पता है, बेरोजगारी आपको चरम सीमा पे है। अब बताएं तो बताएं क्या बोलें, क्या ये रोज रिपीट करें हम क्या, लेकिन ये है, इतना जरूर हम कह देंगे कि आज हम वहां पे एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमने एक प्रण किया है कि यूकेडी अब अपने उसमें आएगी और यूकेडी आपके जो सपने अधूरे थे उनको पूर्ण करेगी, और ये प्रतिज्ञा करके हम आए हैं। अब ठीक है, देखना यह है कि लोकसभा चुनाव जो लेकर के स्टंट आ रहे हैं, यूसीसी कानून, फलाना कानून, ये कानून और दुनिया भर के योजनाएं, आपको मैंने परसों भी पिछली डिबेट में इनकी योजनाएं भी गिनाई थी। 100 के लगभग वर्तमान सरकार की, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उसमें से 10 टॉप मोस्ट योजनाएं थी जिन योजनाओं को अभी तक धरातल में नहीं उतरा गया। ठीक है, यानी बातें होती हैं लेकिन असल में धरातल पर सच्चाई कुछ और नजर आती है, आप यही कहना चाहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम श्रद्धांजलि? ठीक है, आपके पास लौटेंगे अनिल जी, और मेहमान हैं उनको भी जोड़ते हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। हमारे साथ में अभी जुड़े हैं रामलाल खंडूरी साहब हैं, आंदोलनकारी हैं, हमारी चर्चा में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आपका भी रामलाल जी। उससे पहले हमारे साथ में विपिन खन्ना जी पहले से ही बने हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। विपिन खन्ना जी के पास जाएंगे। विपिन जी, आप देख रहे होंगे उत्तराखंड में आप राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, आपकी पार्टी भी एक्टिव हो चुकी है, लेकिन उत्तराखंड जिस तरीके से अपने साल दर साल पूरी करते जा रहा है, समस्याएं उसकी बरकरार रह रही हैं। आज उत्तराखंड के जो शहीद आंदोलनकारी हैं उनकी बरसी है, और इस मौके पर देखिए यूकेडी के जो प्रवक्ता अनिल जी ने बातें कही ना, बहुत बड़ी बातें कही कि हमने उनसे कुछ वादा किया था, उन्हें असल श्रद्धांजलि क्या होगी? आपको लग रहा है कि उन्हें असल श्रद्धांजलि दी जा रही है, या पुष्प अर्पित कर देने भर से, उनको याद कर लेने भर से यह असल श्रद्धांजलि नहीं होगी? जो उनका सपना था उसे साकार करना होगा उत्तराखंड के लिए, तब जाकर कहीं ना कहीं उनको आप कुछ श्रद्धांजलि दे पाएंगे। विपिन जी अनम्यूट कीजिए। गरिमा जी, बिल्कुल अनिल जी ने जो भी बातें कही हैं वो एक दिल का दर्द है
क्योंकि उन्होंने उस आंदोलन को देखा है, उसको समझा है, उन्हें पता है इस बात का। उन्होंने जब ये बताया कि मेरे सामने लोगों की आंतें निकली हैं, तो उन्होंने उस दर्द को महसूस किया है। गरिमा जी, जब राजनेता बड़े बड़े जैसे मंत्री और मुख्यमंत्री जब शहीद स्थल पे जाते हैं, तो मुझे लगता है जो राज्य आंदोलन में शहीद हुए उनकी आत्माएं रोती होंगी कि किस लिए हमने इस राज्य को अलग राज्य बनाया, किस लिए हमने लड़ाई लड़ी, किस लिए हमने शहादतें दी, और किस लिए मात्र शक्ति ने अपनी आबरू तक न्यौछावर कर दी इस प्रदेश के लिए, जिस प्रदेश का हाल इन राजनेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यह हाल आज उत्तराखंड का कर दिया है। देखिए, राज्य गठन क्यों हुआ था? सबसे पहला सवाल हमें ये हमारे मन में उठना चाहिए कि राज्य की मांग क्यों हुई थी। राज्य की मांग इसलिए हुई थी, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी, पहाड़ में रोजगार, पहाड़ में बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं, ये हमें मिले। हमारी अपनी सरकार हो, हमारे अपने लोगों की सरकार हो, जिनके आगे हम अपना दुखड़ा रो सके, जो हमारे छोटे बड़े काम आराम से कर सके। क्योंकि एक फाइल लेके जब लखनऊ जाना पड़ता था ना, तब समझ में आती थी लोगों को कि ये उत्तराखंड का महत्व क्या है। लेकिन आज जो उत्तराखंड का महत्व, अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मंत्री जी की बाइट सुन रहा था, वो कह रहे थे सड़कें हर गांव में सड़कें पहुंच चुकी हैं। तो वो महिलाएं कौन है जो प्रसव पीड़ा के लिए 4 पाई के ऊपर 4 लोग उनको लेके जाते हैं? वो महिलाएं कौन है? बिल्कुल, और उसी प्रदेश से तस्वीरें सामने आती हैं। सड़क पर प्रसव कर देती हैं। वो महिलाएं कौन है? वो बेरोजगार कौन है जो सड़कों पे लाठी खा रहा है? वो कौन लोग 40 और 50% की कमीशन खा रहे हैं? वो लोग कौन हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे। वो लोग कौन हैं जो अंकिता भंडारी को अब तक न्याय नहीं दिलवा पाए? वो लोग कौन है जिन्होंने उस बेटी की हत्या कर दी? वो लोग कौन है? मैं तभी कह रहा हूं कि जब ये लोग श्रद्धांजलि देने जाते हैं, तो वो राज्य आंदोलनकारी, उनकी आंख से आंसू आते होंगे और वो सोचते होंगे कि हमने किसके लिए ये राज्य बनाया? इन भ्रष्टाचारियों के लिए जो 30 से 40% कमीशन खा रहे हैं, उस मातृ शक्ति को जो सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उस युवा को। देखिए, जिन युवाओं ने अपने कमर पे लाठियां खाई है ना, उनके माता पिता कहीं ना कहीं कोई ना कोई आंदोलन से, उत्तराखंड के आंदोलन से जुड़े होंगे। उनके मन में क्या, बिल्कुल, यानी मन में टीस है जो अभी भी बरकरार है, जो जस की तस बनी हुई है, और जो सपना आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड के लिए देखा था, वो असल में अब तक साकार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। साल दर साल चुनाव होते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन जो बातें थी, जो मूल समस्याएं थी उत्तराखंड के लोगों की या उत्तराखंड की, वो अभी भी जस की तस बनी हुई है। इस पर आगे भी विस्तार से करेंगे बातचीत। देवभूमि के दंगल में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, देवभूमि के दंगल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और हम चर्चा कर रहे हैं आज शहीद आंदोलनकारियों को लेकर, जिन्होंने उत्तराखंड के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। लेकिन इन आंदोलनकारियों का सपना आखिर आज कितना साकार हो सका है, इसी पर विस्तार से कर रहे हैं चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार बना हुआ है, और रामलाल खंडूरी जी हमारे साथ में हैं, आंदोलनकारी रहे हैं खुद। रामलाल जी, बहुत स्वागत आपका भी। आपने सभी लगभग दलों की बात को सुन लिया है। सभी का कहना है कि हम उनके सपने को पूरा करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर कितनी सच्चाई है? आप खुद एक आंदोलनकारी हैं, इसलिए आप इन चीज़ों को बेहतर बता सकते हैं। बताइए कि आखिर आंदोलनकारियों को सिर्फ श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित कर दी जा रही है, या असल में इन आंदोलनकारियों के सपने को पूरा करने के लिए कोई भी अहम कदम किसी भी दल की ओर से, किसी भी सरकार की ओर से उठाया गया है? जी, सर्वप्रथम तो मैं के न्यूज के माध्यम से आज मुजफ्फरनगर कांड के 29वीं बरसी जो हमारे शहीद हुए थे मुजफ्फरनगर, और तमाम जितने भी गोलीकांड इस प्रदेश में हुए हैं मुलायम सिंह के सरकार, उन सभी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन शहीदों को नमन करता हूँ जिनके त्याग और बलिदान से आज हमें अपना राज्य प्राप्त हुआ। और हमारे जो नेता विधायक जितने मुख्यमंत्री बने, जिनकी बात आप कर रही हैं, उनको ये विधायक और मंत्री बनने का मौका मिला। जब उनको ये मौका मिला है तो उनका फर्ज बनता है कि शहीदों के सपनों को साकार करें। हम आंदोलनकारियों ने जो सपने देखे थे इस राज्य के विकास के लिए, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र के लिए, जिसके लिए राज्य का निर्माण हुआ था, और जो हमने कहा था कि हमारा प्लान रुकेगा, हमारे अस्पताल की सुविधा होगी, हमारे नौनिहालों को वहाँ पहाड़ में ही रोजगार मिलेगा। जैसे कि मोदी जी भी कहते हैं कि जब मैं बनूंगा तो पहाड़ का पानी और जवानी दोनों रोकूंगा। लेकिन अब देखने में आ रहा है पानी और जवानी बदस्तूर दुगनी गति से रफ्तार से पलायन कर रही है। और जो छोटे मोटे अपने व्यापार सड़क के किनारे खोखे खोल के चाय बेच के जो लोग वहां पर बचे हुए थे, अब उनके भी छोटे छोटे दुकानों को, रोजगारों को तोड़ने का काम किया जा रहा है आदेशों के आड़ में।
जबकि हाई कोर्ट के आदेश तो पता नहीं क्या क्या है। हाई कोर्ट के आदेश तो ये भी थे कि उपनल वालों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, नदी नालों के किनारे 200 मीटर वालों को सब, वो नहीं मानेंगे। लेकिन पहाड़ में जो बेचारे रुके हुए हैं उनके रोजगार को तोड़ा जा रहा है। अगर ये ऐसे तोड़ेंगे तो पहाड़ में रहेगा कौन? और पहाड़ पे तो फिर सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि ये प्रथम पंक्ति है हमारी सुरक्षा की, जो लोग वहां रह रहे हैं। इनको तो मैं कहता हूँ उल्टा इनको बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए, 10,000 रुपए प्रति माह अलग से उन लोगों को देना चाहिए कि भैया आप लोग यही रहो, खेती बाड़ी करो, हम आपको 20-25 हजार 10,000 रुपए और मासिक दे रहे हैं, ताकि आपको 10,000 की नौकरी के लिए पहाड़ से पलायन न करना पड़े। इस सपनों को लेके तो हमने तो राज्य बनाया था कि हमारे लोग वहां रुकेंगे, उनको वहां रोजगार मिलेगा, उनको शिक्षा मिलेगी। और हमारे आंदोलनकारियों का सपना भी यही था, छोटा राज्य होगा तो छोटे क्षेत्र में। लेकिन होता क्या है, विकास हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते, निराशावादी नहीं होना चाहिए। विकास हुआ, लेकिन विकास 3 मैदानी जिलों तक सीमित रह गया। जिस पर्वतीय क्षेत्र के लिए विकास की मांग की गई थी वहां पर आज भी विकास हुआ, लेकिन आज भी उस गति से नहीं हो रहा है। रोजगार के साधन नहीं जोड़े जा रहे हैं। हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून तक के विकास सीमित हो गया है। इनका विकास ऋषिकेश से ऊपर जाते ही, नरेंद्र नगर से ऊपर जाते हाँफने लगता है, श्रीनगर से ऊपर जाते ही हाँफने लगता है। नतीजा ये कि पूरा गढ़वाल देहरादून और पूरा कुमाऊं हल्द्वानी, ठीक है, सब वहां से प्लान करके सब यहाँ आना चाहते हैं। यानी तो जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर तो काफी हद तक विकास आप स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों को कनेक्टिविटी उनकी बेहतर करने के लिए अब तक कुछ ठोस कदम नहीं उठाए जा सके। मैं बताऊं, मेरे धनोल्टी क्षेत्र में ही सुरकंडा के नजदीक कद्दू खाल से आगे ज्वारना से नीचे मेंढखाल बंगयाल मार गए, पिछले 12-15 साल से 6 किलोमीटर का एक रोड पैच है, आज तक नहीं बन के दिया। 12-15 साल हो गए, 3 सरकारें चली गई। लोग इतने परेशान हैं कि पूरा 3 घंटा तो वहां तक जाने में लगता है, कंडेसौर तक, लेकिन उस रोड को पार करने में 6 किलोमीटर को 1-1.5 घंटा लग जाता है, और एक्सीडेंट का खतरा उधर। कई बार मांग कर दी, लेकिन नहीं। मूल निवास हमारा खत्म कर दिया गया राज्य बनते ही, भू कानून बना खत्म कर दिया गया। ये कहते हैं हमने जो है समिट कर रहे हैं, उद्योग समिट कर रहे हैं। भैया नारायण दत्त तिवारी और भुवनचंद खंडूरी ने 500 मीटर का सख्त भू कानून भी बनाया, 250 मीटर का कानून भी बनाया। और मेरे ख्याल से नारायण दत्त तिवारी जी के और खंडूरी जी के टाइम के अलावा सबसे ज्यादा उद्योग उनके समय में लगे। तो भू कानून क्यों नहीं लग सकता? उन्होंने तो कोई भी समिट नहीं किया। आप समिट करो, बहुत अच्छी बात है, उद्योग लाओ, हमारे लोगों को रोजगार मिलेंगे। लेकिन ये भू कानून समिति, दीक्षित आयोग समिति, लोकायुक्त समिति, परवर समिति, अब राज्य आंदोलनकारियों का आरक्षण पास होना था, वो भी परवर समिति को 15 दिन, अब 1 महीने, 2 महीने। राज्य आंदोलनकारियों के साथ तो समिति खेल रहे हो, तो औरों के साथ क्या होगा? ये समितियों की रिपोर्टें पहले लाओ, भू कानून समिति की रिपोर्ट लागू करो, मूल निवास लागू करो, तभी ये राज्य का जो अवधारणा है वो साकार होगी। ठीक है, ठीक है। अभी रविंद्र जी के पास जाएंगे, सवाल रविंद्र जी से कर रही हूँ, लेकिन सेम सवाल शिषपाल जी से भी है, क्योंकि ये 2 दल हैं जिनको उत्तराखंड ने खूब मौके दिए हैं, एक के बाद एक इनकी सरकारें आई हैं और इन्होंने सत्ता में ये काबिज रहे हैं, इसलिए इनके पास वक्त रहा है, मौका रहा है, पावर रही है चीजों को बेहतर कर पाने की। पहले रविंद्र जी के पास जाएंगे। रविंद्र जी, मूल निवास का मामला हो या भू कानून की बात हो या स्थायी राजधानी की बात हो, कनेक्टिविटी को बेहतर करने की बात हो, पलायन हो, रोजगार हो, ये सारी बड़ी बड़ी बातें हैं जो कुछ हैं उत्तराखंड के साथ समस्याओं के तौर पर जुड़ी हुई हैं। ये वो कमियां हैं जो उत्तराखंड में अगर पूरी कर ली जाएं तो उत्तराखंड एक बहुत बेहतर राज्य के तौर पर विकसित हो सकता है, सभी समस्याएं लगभग दूर हो सकती हैं और घोटालों में अगर कमी आ जाए तो। लेकिन मैंने जितने नाम लिए इनमें से किसी में भी कमी नहीं आई है, बल्कि ये बढ़ता ही जा रहा है, इनसे समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। फिर क्या हो रहा है आखिर राज्य के लिए? देखिए गरिमा जी, किसी भी देश के, राज्य के और जिले के, यहाँ तक कि जिला सबसे छोटा इकाई देश में माने तो उसकी विकास का सबसे बड़ा पैरामीटर है सड़क कनेक्टिविटी। कि सड़क से कनेक्टिविटी कितनी है। अगर मान लीजिए एक जिले में एक गांव लगता है, अगर उसके गांव के व्यक्ति को अपना बनाया हुआ प्रोडक्ट, साग सब्जी या कोई ऐसा प्रोडक्ट एक नजदीक के शहर में आके हाट में बेचना पड़े तो उसके लिए सड़क चाहिए। अगर सड़क मतलब दुरुस्त होगा तो वो समय पे पहुंच जाएगा। और यही इस प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी कमी थी कि हमारे प्रदेश के अंदर रोडों की कनेक्टिविटी बहुत पुरानी थी, बहुत पुरानी व्यवस्था थी, बहुत छोटी रोडें थी। लगातार जिस प्रकार से 2014 के बाद देखिए उसमें अड़चने भी लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट में, मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में क्या हलफनामा देके ऑल वेदर रोड को खुलवाया गया ये सबको पता है। जबकि ये बड़ी उसकी बात है कि हमें अपने एक बड़े डिफेंस सिस्टम को बताना पड़ा कि हम इसे कैसे लेकर जाएंगे अगर चाइना तक ले जाना पड़ा।
तो ये कारण था। उस पर लगातार यहीं के कुछ ऐसे राजनीतिक दल जो नहीं चाहते थे कि बॉर्डर लाइन एरिया पे विकास हो, क्योंकि कांग्रेस की सदैव से नीति रही है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इनके रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी नीति का पार्ट था कि सीमांत एरिया को बिल्कुल ऐसा रखा जाए खाली, जिससे वहां विकास ना हो और हमारा वहां का दुश्मन है जो हमारे तक ना पहुंच सके। जबकि हमारे से पहले विकास की रफ्तार वो चाइना हमारे द्वार तक लेकर आ चुका था, और हमने 2014 के बाद इसकी शुरुआत करी। चाहे हरिद्वार ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन का मामला हो, चाहे ऑल वेदर के रोड हो, बड़ी बड़ी सड़कें हो, बड़े बड़े पुल हो, तमाम ऐसी रोडों को लेके। और अभी तो मैंने 4 दिन पहले नितिन गडकरी जी का बयान सुन रहा था कि हमें जो है अपनी मानसरोवर यात्रा अब नेपाल और चाइना के रास्ते से ना जाके उत्तराखंड के रास्ते से लेकर जाएंगे, और सबसे दुनिया की सबसे मुश्किल रोड बनाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, किसी भी प्रदेश की विकास के लिए, और जब लगातार ये कहा जाता है कि पहाड़ पे विकास नहीं पहुंचा, तो पहाड़ पे जब तक रोड नहीं बनेगी, कनेक्टिविटी नहीं होगी, अच्छी रोडें नहीं बनेगी, आप मान लीजिए कोई ऐसा कोई भी कंपनी ऐसी अगर अपना वहां काम ऐसा यहाँ के पॉल्यूशन उसको देखते हुए, पर्यावरण को देखते हुए अगर कोई उद्योग लगाती है, तो क्या उसके बनाए हुए माल को कितनी तेजी से वो देहरादून और देहरादून से दिल्ली तक ले जा सकती है, वो सारी चीजें तय करती है। आज उसी का काम हम सड़क की कनेक्टिविटी का कर रहे हैं। अरे हमारे यहां से तो 2014 से पहले देहरादून से दिल्ली जाने में 8 घंटे लगते थे, पहाड़ से यहां आने की तो बात ही छोड़ दो। आज जिस प्रकार से पौड़ी तक का सफर ऋषिकेश से जो होता है, जो पहले 6-6 घंटे 8-8 घंटे लगते थे, आज लेकिन सर अभी भी ऐसे बहुत से इलाके हैं, अभी भी ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां से तस्वीरें सामने आती है, जहां पर लोगों को अगर इलाज कराने जाना पड़ता है ना, तो जो चारपाई पर वाली बात कही ना, ये कोई सिर्फ बातों वाली बात नहीं है सर, इसकी तस्वीरें आती हैं सामने। अपने घर से और गांव तक की सड़क चाहिए। मैं गरिमा जी, मैं इस बात को मान रहा हूं कि मैं ये कहूं कि सारा कुछ सही हो गया, सारा कुछ सही नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ हुआ। आज प्रदेश के लगभग 8 लाख परिवारों से ज्यादा लोगों के घरों में साफ पानी का कनेक्शन पहुंचा है इस प्रदेश में। आज यहाँ के सरकारी विद्यालयों में नल के कनेक्शन पहुंचे हैं। कुछ एक आंकड़े रह गए हैं जो बहुत थोड़े हैं। यहाँ के 11,380 प्राथमिक विद्यालयों में से सिर्फ 500 से कम विद्यालयों में पानी का नल का कनेक्शन रह गया जो नहीं पहुंचा, बाकी सब में पहुंचा। ये नहीं कह सकते कि विकास नहीं पहुंचा। आज जिस प्रकार से रोपवे का काम हो, क्योंकि देखिए हमारे सर आप नई चीजें तो डेवलप कर रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, हम इस बात को हम भी स्वीकार कर रहे हैं, हम भी इस बात को आपके स्वीकार कर लेते हैं कि आपने स्मार्ट सिटी के तहत बहुत सारी चीजें कह दी, आपने उसको और बेहतर बनाने के लिए बातें कह दी, लेकिन जो कुछ ऐसी धरातल की चीजें थी ना जिनको सबसे पहले किया जाना चाहिए था, जैसे कि भू कानून को लेकर अभी भी जो संशय बरकरार रहता है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको लेकर क्या किया गया? और चाहे पलायन हो, स्थायी राजधानी आज तक नहीं मिल पाई है। मैं देता हूं, देखिए भू कानून को लेकर तमाम ऐसी बातें होती है। सख्त भू कानून लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारे प्रावधान लगाए हैं, लेकिन क्या था कि क्या हमारे प्रदेश में ऐसी जमीनों का डाटा था जो हमारी जमीनें थी? आज बताइए, लगभग हजारों एकड़ भूमि आज हमने खाली कराई है ऐसे लोगों से जो कब्जा करे बैठे थे। ऐसी बस्तियां जो सैकड़ों सालों से बसी बैठी थी कि भाई जिनके पे कब्जा किया हुआ था, आप लगाइए। जब तक हमारे पास डाटा ना हो, आप कैसे भू कानून लगा देंगे? अगर भू कानून लगाने के बाद जो रह रहा है वो तो उसको तो पक्का सर्टिफिकेट मिल गया कि अब मैं रह सकता हूं। तो पहला काम यह था कि जो हमारी वन की भूमि हो, नगर निगम की भूमि हो, विभागों की भूमि हो, रेलवे की भूमि हो, अन्य लोगों की भूमि हो, उन पे जो अवैध कब्जाधारी बैठे थे उनसे पहले उसे मुक्त कराया जाए, हमारी जमीनों को हमारे पास लाया जाए। उसके बाद जिस प्रकार से प्रावधान आज राज्य सरकार ने रखे हैं, बहुत कड़े मापदंड किए हैं। बाहर से आने वाले व्यक्ति को खरीदने के लिए उसका बाकायदा सारी चेकिंग होगी, उससे पूछा जाएगा भाई किस आधार पे आप जमीन ले रहे हो, आप क्या काम करेंगे। तो बहुत सारी चीजें क्लॉज डाल के हमारे आज की डेट में क्या होगा, और इसमें लगातार बाकायदा सुधार किया जाएगा। जिस प्रकार से कांग्रेस के शासन काल में लोग उद्योग लगाने के नाम पे यहाँ प्लॉटिंग कर देते थे, बहुत सारी जगह पे था कि नाम तो लीजिए हम उद्योग लगाएंगे, और बाद में पता लगा वहां प्लॉटिंग होगी, विला बन गए। तो ऐसे तमाम चीजें थी जो कांग्रेस के सरकार में ऐसे
जो उद्योग बना दिए थे, ऐसे धंधे बना दिए थे, उनको कहीं ना कहीं समाप्त करने का काम किया इस राज्य से। और दूसरी बात एक और मैं बता दूं, देखिए पलायन आयोग की रिपोर्ट है, पलायन आयोग की रिपोर्ट है कि हमारे यहाँ जो पलायन है 2008 से 18 तक 1,18,081 लोगों ने पलायन किया था, और 2018 से 22 तक 28,531 लोगों ने। ठीक है, ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट है 8 सर। ये आंकड़े और असल में जो सच्चाई होती है ना, इसमें अंतर होता है, इस बात को आप स्वीकार करेंगे। और पलायन की समस्या में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। रोजगार के नाम पर नई चीजें कहाँ हो रही हैं, या आप किस बिना पर ये बात कह सकते हैं कि नई रोजगार हमने दे दी तो पलायन कम हो गया? मुझे लगता है इस पर सोचना चाहिए। खैर, आपके पास लौटेंगे, अभी शिषपाल जी के पास रुक कर लेते हैं। शिषपाल जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, लेकिन जो सारा सवाल मैंने रविंद्र जी से किया था, यही सवाल आपसे भी है, क्योंकि आप भी सत्ता में रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर भू कानून को लेकर आज आप रविंद्र जी को कोसे तो आप पर सवाल नहीं उठना चाहिए। आपने भी सत्ता में रहे हैं, आपके पास भी मौका था, आपने क्यों नहीं किया? पलायन का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, स्थायी राजधानी की बात हो, ये सारी समस्याएं आपके लिए भी थी, लेकिन उस दौरान भी कुछ हुआ नहीं। तो आप किस मुंह से बीजेपी पर हमला बोलते हैं? देखिए, ऐसा है कि उत्तराखंड के अंदर जो आप बात कह रहे हैं, भू कानून की मांग हो रही है, हम तो भू कानून का समर्थन कर रहे हैं। और शिषपाल जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए शिषपाल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है शिषपाल जी। जो है खंडूरी सरकार ने उसमें संशोधन करके 250 गज तक सीमित कर दिया, तो वो भी अच्छा था। लेकिन 2018 में त्रिवेंद्र सरकार तो भू कानून में जो है भूमि अधिनियम में संशोधन ले आई। उस संशोधन के तहत राज्य के अंदर कोई कितनी भी जमीन खरीद सकता था, क्योंकि पहले यहाँ किसान की परिभाषा थी 12.5 एकड़, यानी 260 नाली जमीन उसके पास हो सकती थी, उसे ज्यादा ले ही नहीं सकते थे। अब तो जो है आप उद्योग के नाम पर जो है पहाड़ को पूरा लूट सकते हैं, कितनी भी ले लें। लेकिन जो है आप बताइए, आप उद्योग पहाड़ चढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसके बाद भी कितने उद्योग पहाड़ चढ़े? लोगों की जमीनें तो लूट गई, कहीं भी नहीं चढ़ी। और ये अभी कह रहे थे कि साहब जो है पलायन आयोग की रिपोर्ट कह रही थी कि यहाँ पर कांग्रेस के दौर में सबसे ज्यादा पलायन हुआ। अरे देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में जो सिडकुल बने, उसमें राज्य के लाखों बेरोजगारों को जो रोजगार मिला, और सरकारी विभागों में जो भर्तियां निकली, वो कांग्रेस के दौर में निकली। आप पता कर लीजिए, किसी भी बेरोजगार को बेरोजगार अपना इस तस्वीर को बयां कर देंगे। और आप जो उद्योग लगाए थे, सिडकुल बसाए थे, आप उन्हीं को मेंटेन नहीं कर पा रहे, लगातार वहां उद्योगों पे ताले लग रहे हैं। तो राज्य का विकास जो भी हुआ वो कांग्रेस के दौर में हुआ, ऐसे कोई नकार नहीं सकता। अन्य सरकारों का भी योगदान होगा, ऐसी बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया, लेकिन जो एक दूरदृष्टि होती है, जो एक विजन होता है, जो एक इच्छा शक्ति होती है, वो भाई आपकी क्यों नहीं दिखाई दी? और गैरसैंण में जो आप बात कर रही हैं, अरे बॉर्डर एरिया को डेवलप करना, ये कौन सी दूरदर्शिता है भाई कि बॉर्डर एरिया को सर्वे हो, निर्माण ना हो? गैरसैंण में विधानसभा का वो भी कांग्रेस पार्टी की देन है। आप तो जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी की केवल बात करते हैं, और वहां पर जो है ग्रीष्मकालीन सत्र चलाते हैं, न दूसरा सत्र चलाते हैं। जब आंदोलनकारी जो है मांग उठाते हैं, विपक्ष मांग उठाता है, जनता मांग उठाती, तब खाना पूर्ति के लिए आप वहां पर जो है सदन चलाते हैं। तो आपका ये जो दोहरा चाल चरित्र चेहरा है, ये उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है। और ये कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस के दौर में जो है यहाँ पर इतने कब्जे हो गए, उतने कब्जे हो गए। आप जो है पहाड़ के बारे में आपको पता है, 1962 के बाद उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ। और जहां पर हमारा घर है, अमूमन मेरा घर है या दूसरे खंडूरी जी का घर है या खन्ना जी का घर है, वो सबका सब जो है भूमि बंदोबस्ती में दर्ज ही नहीं है। आप बताइए, उसके नाम पर सरकार जो है बुलडोजर चला रही, उत्पीड़न करने का काम कर रही है। तो सबसे पहले तो उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त होना चाहिए। हरीश रावत सरकार ने इसमें पहल की थी, और अल्मोड़ा और पौड़ी को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लिया था कि यहाँ पर भूमि बंदोबस्त करके देखते हैं, उसके बाद इसे पूरे राज्य में लागू करेंगे। हमारी सरकार चलेगी, इनकी सरकार ने जो है उसमें कदम ही आगे नहीं बढ़ाए, तो बताइए इसमें हमारी गलती है? तो आप जो लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं उसके नाम पे कि साहब ये ग्राम समाज की भूमि है, ये वन भूमि है, ये तो पूरा उत्तराखंड आप पर्वतीय राज्य है, यहाँ तो ये घर घर की समस्या है। आप इसके नाम पे लोगों का उत्पीड़न करेंगे? अगर सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर भूमि बंदोबस्त के कदम बढ़ाने चाहिए थे। आज आप जो है उद्योग पहाड़ चढ़ाने की बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा सर्वे हुआ? भाई उद्योग अगर लगेंगे, देहरादून में लगा तो सैंसपुर एक क्षेत्र चिन्हित है ना, पूरे पहाड़ में कौन से जनपद में लगेंगे, कहां पर लगेंगे, कौन से क्षेत्र में लगेंगे,
वहां पर आपने उसके लिए भूमि बंदोबस्त की, भूमि प्लानिंग की व्यवस्था की नहीं की, और स्थानीय लोगों के हित उसमें सुरक्षित रहेंगे नहीं रहेंगे। हिमाचल की तर्ज पे वहां कोई भी आदमी जो है आकर के उद्योग लगा सकता है, लेकिन वहां जिसकी जमीन है उसकी हिस्सेदारी के बिना नहीं हो सकता। भूमि का असली मालिक वही है। आप यहां तो जो है लुटवाने का काम करें 2018 के बाद, और ये कह रहे। ठीक है, ठीक है शिषपाल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, आपके पास लौटते हैं, आपके पास लौटते हैं। अनिल जी, वही चीजें निकलकर सामने आ गई ना कि इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, और यही हुआ भी है, यही हुआ भी है। आप मानेंगे जैसे जिन सवालों को लेकर मैंने बात की, जिन मुद्दों को लेकर मैंने उठाया कि भाई चाहे भू कानून हो, स्थायी राजधानी हो, कनेक्टिविटी हो, पलायन हो, रोजगार हो, ठीक है शिषपाल जी आएंगे, अभी आएंगे और मेहमानों को जोड़ लेते हैं। इन सारे मुद्दों पर हुआ कुछ भी नहीं है। ये असल मुद्दे हैं जो उत्तराखंड के लिए बहुत बड़े हैं, लेकिन दोनों में से बात काम किया गया, लेकिन पूर्ण रूप से कम अगर कहीं भी काम नहीं हो पा रहा है तो उसका फायदा नहीं मिल पाता है। आप मानेंगे, इस बात को स्वीकार करेंगे कि पूर्ण रूप से ये मुद्दे अभी भी हैं जो उत्तराखंड के लिए जस के तस बने हुए हैं समस्याओं की तरह? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। अभी भी ये ज्वलनशील मुद्दे हैं, और इन मुद्दों को लेकर के जितने भी ये बातें बता रहे हैं, या तो मुझे नहीं लगता कि शायद 22 वर्ष में ये यहाँ रहे हैं या कहीं अन्य प्रदेश में रहे हैं, जो ये यहाँ पे आके बता रहे हैं कि 22 वर्ष में ये चीजें जो चीज दिखने को मिली है। सबसे पहले तो मैं इनको बता दूं कि ये विकासशील देश है, विकसित नहीं है। यहाँ विकसित नहीं है, ये विकासशील प्रदेश है, विकसित नहीं है। अन्य प्रदेशों की कंपैरिजन न करें तो। इसमें सबसे बड़ा जो ज्वलनशील मुद्दा था हमारा, हमने उठाया था वो जब आंदोलन हो रहा था, तो 94 से पहले भी हमसे जो बड़े हमारे आंदोलनकारी यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे पूछे, जब लाठियां बजी गई थी, जब मुकदमे चले थे, तो इसलिए नहीं खाई थी लाठियां या किसी पे एफआईआर इसलिए नहीं हुई थी कि 24 घंटे महिला बहन, भाई बहन सब उसके अंदर भागते हुए खेतों में लोगों ने रोटियों के बंडल दिए हैं। इस चीज के गवाह हैं, वो लोग दयनीय थे हम पे। आज स्वास्थ्य व्यवस्था जो कह रहे हैं चरम पे दयनीय है। कहाँ है स्वास्थ्य व्यवस्था आपकी? जो अस्पताल खोल दिया 250 बेड का, और एक सर्जन नहीं है वहां पे। आप कह रहे हैं कि पलायन 3000 गांव 2009 नवंबर 2000 से लेकर आज तक खाली हो चुके हैं, वीरान हो चुके हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? और इसके बावजूद भी आप पलायन के बात तो छोड़िए, बेरोजगारी, इन्होंने रोजगार देने के बजाय उन पर लाठियां बंधी है और जेल में डाले हैं उनको, बेरोजगारों को। आपदा आती है तो प्राकृतिक आपदा बताते हैं, सभी आपदा प्राकृतिक नहीं होती हैं। कुछ आपदा जो है पलायन उसकी वजह से, आपदा प्राकृतिक आपदा की वजह से भी पलायन हुआ है। अगर उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से उनको अगर वहां पे जाकर के मुआयना किया जाता, संबंधित डीएम, एसडीएम, पटवारी, जो क्षेत्र के पटवारी हैं या तहसीलदार हैं, उनको बोला जाता कि आपदा प्राकृतिक आपदा दे करके देखें क्या मुआवजा दे सकता है क्या नहीं दे सकता। किसी का घर 2.5 लाख रुपए का है तो 20,000 में उसका काम चल रहा है। ठीक है, यानी चीजों को और ज्यादा बेहतर किया जा सकता था, वही असल में काम होता उत्तराखंड के लिए। ठीक है अनिल जी, आते वक्त बहुत कम है, विपिन जी की जल्दी से एक छोटी सी प्रतिक्रिया लेते हैं। भी अधूरा है, हाँ। और उनकी आत्माएं आज भी बहुत दुखी हैं। और अब मुझे लगता है कि अगर ये गलतफहमी में होंगे कि ऐसे भाषणों को देख करके जनता के सामने ऐसे पुलंदे रख के, आज की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है उत्तराखंड। ठीक है, ठीक है अनिल जी, आते हैं विपिन जी। आपने सुन लिया लगभग सबकी बातें, सभी बातें हैं, सभी मुद्दे वैसे के वैसे बने हुए हैं, दोनों ही ने काम किया, लेकिन मुद्दों का हल नहीं निकल कर आ पाया। आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आती है उत्तराखंड में, क्या इस तरीके के मुद्दे जो समस्याएं बनकर अभी भी उत्तराखंड के लिए परेशानी ला रहे हैं, क्या उनको दूर किया जाएगा? शहीद आंदोलनकारियों को आपकी नजर में क्या असल में श्रद्धांजलि होगी? देखिए गरिमा जी, बड़ा दुख होता है और बड़ा अफसोस होता है जब सत्ता में बैठे हुए लोग और उनके प्रवक्ता आके यहाँ पर झूठ बोलते हैं। पलायन को लेकर झूठ बोलते हैं, बेरोजगारी को लेकर झूठ बोलते हैं, बिजली पानी स्वास्थ्य को लेकर झूठ बोलते हैं, उसके बाद भू कानून को लेकर भी झूठ बोलते हैं। देखिए इनसे पूछिए खंडूरी जी ने कौन से अतिक्रमण हटाए थे पहले जब वो भू कानून लेके आए थे, या त्रिवेंद्र रावत जी ने 2018 में जो उत्तराखंड को लुटवाने का काम किया वो किस कारण किया? आज आप भू कानून लाना नहीं चाहते हैं, उत्तराखंड को लुटवाना चाहते हैं, उसके लिए आप ये बहाना बना रहे हैं कि पहले जी हम अतिक्रमण से अपनी जमीनें खाली करवा रहे हैं, उसके बाद हम भू कानून लेके आएंगे। ये कौन सा लॉजिक है, मुझे समझ में नहीं आया। और आज सड़क कनेक्टिविटी की बात ये लोग करते हैं, बात करते हैं पहाड़ की और एग्जाम्पल देते हैं हाईवे का। अरे भाई आप उस गांव की बात करिए जिस गांव से प्रसव पीड़ित महिला
को लेके जाना पड़ता है, उसको सड़क नहीं मिलती है, सड़क मिलती है तो उसको हॉस्पिटल नहीं मिलता है, हॉस्पिटल मिलता है उसमें डॉक्टर नहीं मिलते हैं। पहले उनकी बात करिए, आप पलायन की बात करिए। आप झूठे आंकड़े यहां पेश कर रहे हैं। 3000 गांव खाली हो चुके हैं, बॉर्डर खाली हो चुके हैं, तो युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है। आप उनकी बात करिए, आप उन बेरोजगारों की बात करिए जिनके कमर पे आप लाठियां मार रहे हैं। आप उन महिला शक्ति की बात करिए जिन पर आप लाठी चार्ज कर रहे हैं। आप उसकी बात करिए जब एक मुख्यमंत्री पूरे भरे सभा में बोलता है कि इस महिला को जेल में डालो। ये मेरे से सवाल क्यों कर रही है? ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री हमारे बीच में हुए। उनकी बात करिए जो लोग कहते हैं 40% 50% उत्तराखंड में कमीशन है। आप उनकी बात करिए। आप सामने आकर झूठ मत बोलिए कि हमने ये कर दिया। हाँ, आपने विकास किया है, आपने देहरादून का विकास किया है स्मार्ट सिटी के नाम पे। ठीक है, यानी नई चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन जो पहले से समस्याएं बरकरार थी उनको लेकर कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जो सरकारें सत्ता में रही उनको नजरअंदाज किया गया या फिर उनसे आगे बढ़कर नई चीजों को स्थापित किए जाने की कोशिश हुई है। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज की चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो आंदोलनकारियों ने जिस तरीके से प्रदेश के लिए अपनी जान तक दे दी थी, लेकिन उन आंदोलनकारियों का सपना इतने सालों के बाद भी कितना साकार हुआ, इसे को लेकर हमने विस्तार से बातचीत की है। अब इंतजार है कि आखिर जिस उत्तराखंड को बेहतर बनाने के लिए इन लोगों ने अपनी जान दी थी, आखिर उनकी इन चीजों को कब पूरा किया जा सकेगा। ये जो दल सत्ता में आते हैं, बातें तो होती हैं लेकिन उनके सपने को पूरा करने के लिए कुछ नजर नहीं आता। देवभूमि के दंगल में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान।